हाँ, तो हम लोगों ने बात किया था एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉप that is excess pressure is equal to 2T by R. In soap bubble, excess pressure in soap bubble फोर टी बाई आर, यही लिखा था ना, 4T by R. एक ऐसे पाइप है, ट्यूब है, ये वेसल है, इसके अंदर वाटर फिल है और यहाँ पे एक ट्यूब रख रहे हैं, स्फेरिकल शेप में है। ये ट्यूब स्फेरिकल शेप में नहीं है, ये ट्यूब सिलेंड्रिकल है, ये दोनों साइड ओपन है और यहाँ पे है वाटर। ध्यान देना, इसमें हम कहें कितना प्रेशर, अगर हम इस पे प्रेशर अगर अप्लाई करें, इसमें अगर हम प्रेशर इधर से फूंक मारे एयर का, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पार्ट जो है स्फीयर बनेगा और ज़्यादा अगर यहाँ पे एयर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एक हेमीस्फीयर बनेगा, हेमीस्फीयर बनेगा। इससे ज़्यादा अगर हम यहाँ पे एयर प्रेशर इंक्रीज करें तो क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा, तो ये हेमीस्फीयर होगा, उसके बाद फिर ये डिटैच हो जाएगा। डिटैच हो जाएगा का मतलब हो गया कितना प्रेशर इसके इनसाइड एयर का प्रेशर करें, सरफेस टेंशन इज टी, जो रेड से दिखाया गया ये बेसिकली हेमीस्फेरिकल शेप हो गया, इसका रेडियस कह दें स्मॉल आर। तो ये डिटैच होके एयर बबल आ जाए तो कंपैरेटिवली ये आर, यहाँ पे हम कह दें कि हाइट एच ले लें, एच यहाँ पे दिखा रहे हैं बट एच इज मच ग्रेटर देन आर। एग्जैक्ट इसका अगर हम दिखाएं फिगर तो कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पे ये पाइप है, दोनों साइड ओपन है और यहाँ पे वाटर है। अब इसके लोअर सरफेस पे कहा जाए कि कितना प्रेशर इनसाइड कर दें हम एयर का कि ये डिटैच हो जाए। डिटैच होने के पहले इसको हेमीस्फेरिकल शेप में कंसीडर करेंगे और इसका रेडियस आर मान लेंगे। इसके अंदर एयर फूंक मारेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, तो इसका मतलब हो गया कि स्मॉल आर जो ये एच हाइट है, एच इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो हम कह देंगे कि यहाँ पे इसके बाहर जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। अगर सरफेस टेंशन टी इज सरफेस टेंशन, तो इसके जब इनसाइड हम जाएंगे आर की वैल्यू बहुत कम है, तो ये बात नहीं कि यहाँ पे लिया गया, यहाँ पे लिया गया, यहाँ पे लिया गया, दैट इज आर इज वेरी स्मॉल। तो हम कह देंगे इसके इनसाइड जाएंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्लस ये देखो वाटर है, अंदर एयर है, तो एक ही सरफेस हुआ ना, कॉन्वेक्स से कॉनकेव साइड जा रहे हैं, तो 2T बाई स्मॉल आर, ये इनसाइड प्रेशर होगा, एयर का प्रेशर एट पॉइंट 1, इसको हम कह देंगे P1, दैट इज प्रेशर ड्यू टू एयर। इसके अंदर इतना जनरेट करेंगे कि इसके बाद फिर ये डिटैच हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं डिटैच हो जाएगा, क्योंकि ये जो पाइप है इसके बाद इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा एयर का। इसका जो यहाँ पे ये हम कह दें, अभी अब बात करें जो ये हम आगे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी कह दें हेमीस्फेरिकल शेप का हो जाए, बस ये कहीं डिटैच नहीं हो, हेमीस्फेरिकल शेप का हो जाए, तो ये प्रेशर इतना होना चाहिए एयर का प्रेशर। इसका मतलब इधर से एयर का हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, इसके अंदर जो गिवन वॉल्यूम है इसके अंदर एयर का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं,
तो इंक्रीज कर रहे हैं तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से नंबर ऑफ मोल, टी कांस्टेंट है और वी कांस्टेंट है। एन अगर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसके अंदर अमाउंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर अगर हम कहें इंक्रीज कर रहे हैं तो पी इंक्रीज करेगा तो शेप ऐसे होता जाएगा ना। तो हमें हेमीस्फेरिकल शेप का बन जाए तो कितना प्रेशर होना चाहिए तो यहाँ से बताएंगे। ये समझ में आ रही बात बेटा, हेमीस्फेरिकल शेप हो जाए, दैट्स ऑल। ये समझ में आया। ये बेटा दिया है ना, बहुत कम है। मान लो नहीं भी कांस्टेंट रहेगा तो ये कंपेरेटिवली जो h है और इसका एरिया है ये मच ग्रेटर दिया है, देखो मच ग्रेटर देन दिस। तो ये जो पाइप होगा एक्चुअल में कुछ इस तरह से होगा। अब ये जो वॉल्यूम होगा उसके कंपैरिजन में ये हम दिखाने के लिए थोड़ा लार्ज बनाए हैं, तो इसका जो वॉल्यूम हेमीस्फेरिकल शेप बनेगा और इसका जो वॉल्यूम होगा इसके कंपैरिजन में बेटा बहुत कम होगा ना। मिटाएं इसको। नेक्स्ट लिखो एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट लिखो एंगल ऑफ कांटेक्ट। स्क्रीनशॉट लिया। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है थीटा से डिनोट करते हैं। दिस इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड सरफेस। दिस इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड। एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं एंगल बिटवीन tangent at solid liquid surface and solid surface inside liquid is known as angle of contact। तो बेटा अगर किसी ग्लास में देखो कोई ग्लास वेसल है और उसके अंदर अगर वाटर हमने फिल किया, दिस इज ग्लास, और इसके अंदर अगर हम वाटर फिल करेंगे तो देखो एंड पॉइंट पे कुछ इस तरीके से होता है, इस सरफेस कुछ कॉनकेव हो जाएगा, ऐसे होता है एंड पॉइंट पे। ये इसलिए होता है कि जो लिक्विड पार्टिकल और हम ग्लास के लिक्विड मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच की बात करें, एंड पॉइंट पे ग्लास मॉलिक्यूल पास में, तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसको कहते हैं एफ एडेसिव। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज नोन एज एडेसिव फोर्स। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेसिव। तो इसमें जो कोहेसिव फोर्स होगा, वो एडेसिव से कम होगा, इसको एफ कोहेसिव कहेंगे। For water and glass, F cohesive
इज लेसर देन एफ एडेसिव। ठीक है बेटा, तो इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा, देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स। जो नेट फोर्स होगा लिक्विड पे उसके परपेंडिकुलर सरफेस होता है। जैसे एफ नेट हमने दिखाया, एफ नेट, ध्यान देना क्यों ऐसा होता है। तो जो लिक्विड का सरफेस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। इसलिए होगा कि लिक्विड सरफेस अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा हर एक पॉइंट पे जहाँ पे फोर्स लग रहा है, अगर सरफेस परपेंडिकुलर नहीं होगा तो जो भी लिक्विड पार्टिकल होंगे, फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा। अभी फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा लिक्विड पार्टिकल पे, जीरो। फोर्स का कंपोनेंट जीरो होगा, इसीलिए लिक्विड स्टेशनरी रहेंगे। नहीं तो अगर ये एंगल पर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, लिक्विड सरफेस दिखाने के लिए ज़्यादा बना रहे हैं बेटा, ये ऐसे होगा सरफेस, तो इसको हम कहीं पे किसी पॉइंट पे लिख रहे हैं तो फोर्स जो होगा वो लिक्विड पे, जो नेबरिंग लिक्विड होगी वहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो उसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसका जो फोर्स का कंपोनेंट होगा अलोंग लिक्विड पार्टिकल वो जीरो हो जाएगा। अगर ये 90 पे नहीं होता तो हर लिक्विड पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा और वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो जो सरफेस होगा इसका, सरफेस उसके परपेंडिकुलर ये फोर्स लग रहा होगा। समझ पा रहे हो हमारी बात को। जो भी नेट फोर्स लगेगा किसी लिक्विड पार्टिकल पे, तो जो सरफेस होगा वो परपेंडिकुलर होगा। सरफेस का जो शेप होगा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, जिससे कि उस नेट फोर्स का कंपोनेंट अलोंग सरफेस जीरो हो जाए। नहीं तो किसी लिक्विड पार्टिकल पे अलोंग सरफेस कोई फोर्स आ जाएगा कंपोनेंट, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसलिए एंड पॉइंट पे ये कुछ कर्व ऐसे होता है, कर्व ऐसे होता है। अब यहाँ पे हम कह दें कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो जो लिक्विड सॉलिड सरफेस पे हम टेंजेंट ड्रा करें, ध्यान देना, ये टेंजेंट ड्रा किया और सॉलिड सरफेस इनसाइड एंगल बिटवीन लिक्विड सॉलिड सरफेस, तो टेंजेंट ड्रा किया, ये टेंजेंट ड्रा किया एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, सॉलिड सरफेस तो एक बाहर भी है, इनसाइड लिक्विड, इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। तो इसको हम थीटा कहेंगे फॉर ग्लास, वाटर ग्लास के लिए 8 डिग्री टू 10 डिग्री होता है जनरली। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 8 डिग्री टू 10 डिग्री होता है, थीटा फॉर वाटर ग्लास सरफेस, वाटर ग्लास सरफेस। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रही बात। ये बात हाँ मटेरियल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल बिल्कुल मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो हमने बात कही कि इस पे जो नेट फोर्स होगा वो ये होगा, नेट फोर्स ये होगा। तो इस पे सरफेस अगर हम कहें तो इस डायरेक्शन में होगा लिक्विड का सरफेस, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, तभी पार्टिकल जो मॉलिक्यूल होंगे लिक्विड के वो स्टेशनरी होंगे। समझ गए बात बेटा यहाँ तक। नोट कर लो, लिख लिया सबने यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लिया। अब अगर हम मरकरी और ग्लास सरफेस ले लें, मरकरी और ग्लास सरफेस, मरकरी और ग्लास सरफेस, मरकरी और ग्लास सरफेस ले लें। मरकरी एंड ग्लास सरफेस, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये जैसे हमारा वेसल है, इसके अंदर मरकरी प्लेस कर दें तो ये शेप कुछ इस तरह से बनता है एंड पॉइंट पे मरकरी। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम यहाँ पे मरकरी और ग्लास पार्टिकल के बीच फोर्स ले एडेसिव, ये है ग्लास और ये है मरकरी,
तो इसमें जो कोहेसिव फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स, एफ कोहेसिव ज़्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एफ एडेसिव, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा एडेसिव से। तो इसका जो यहाँ पे रिजल्टेंट कहें पैरेललोग्राम मेथड से, तो इस पर रिजल्टेंट इधर आएगा, एफ रिजल्टेंट एफ नेट। तो इस पे अगर जो सरफेस हुआ तो इसका मतलब इसके टेंजेंट हो, इस पे हम कहेंगे सरफेस इस तरह से होगा, ये परपेंडिकुलर हो, ये जो सरफेस है इस पे नेट फोर्स इधर आया, तो इस सरफेस पे हम कहें पास में ले लें तो ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसका जो कोई भी पार्टिकल होगा सरफेस पे तो इसका कंपोनेंट जीरो होगा, नहीं तो पार्टिकल स्टेशनरी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए, और इसकी जो वैल्यू होती है, अगर इसको हम कहें एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एट लिक्विड सॉलिड सरफेस, लिक्विड सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट ये हो गया और ये हो गया सॉलिड सरफेस। तो सॉलिड सरफेस एक ये हो गया और एक ये हो गया, सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, ध्यान देना, सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड। तो सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड एंड टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड सरफेस, सॉलिड लिक्विड सरफेस। तो इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे हम कहेंगे थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 से ज़्यादा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 से ज़्यादा। तो मरकरी ग्लास के लिए थीटा की वैल्यू होती है 120 से ज़्यादा, लेस देन 130 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो सॉलिड लिक्विड सरफेस अगर मरकरी प्लेस करेंगे ग्लास में तो इसका शेप कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। बोलो बेटा। मिटाएं इसको। अगर वाटर ड्रॉप प्लेस किया जाए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वाटर ड्रॉप, और मरकरी ड्रॉप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस करें, if water drop and mercury drop are placed on horizontal surface, water drop placed on horizontal surface, तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे वाटर अगर हम प्लेस करेंगे तो कुछ इस तरह से वाटर ड्रॉप हो जाएगा, वाटर ड्रॉप। इस पे अगर हम सॉलिड और लिक्विड के बीच टेंजेंट ड्रा करें तो ये टेंजेंट हुआ, एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड ये हुआ, तो इनके बीच का एंगल थीटा ये हुआ, एंगल ऑफ कांटेक्ट। दिस इज वाटर ड्रॉप। एंड मरकरी, इफ Hg is placed on horizontal surface, मरकरी प्लेस करेंगे तो कुछ इस तरह से मरकरी का जो ड्रॉप होगा वो कुछ इस तरीके से आता है। या हम कह दें वैक्स का कोई ड्रॉप लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप करें तो ऐसे आएगा ना। यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉप करें, देखो ध्यान से, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया गया, टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस, तो इनके बीच का ये एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 90। ये मरकरी ड्रॉप है। ऐसे यहाँ पे कह दें तो ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, तो ये एंगल थीटा आ गया। समझ गए बेटा। अगर ये ग्लास था और ये वाटर है, ग्लास वाटर इस तरह से है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना कहोगे,
90 का हो गया। टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड सरफेस, तो ये पॉइंट हुआ टेंजेंट, ये पॉइंट हुआ, इस पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो टेंजेंट कैसे होगा, ये होगा ना कि ये टेंजेंट होगा। फर्स्ट से टेंजेंट दिखाओगे कि सेकंड से? पॉइंट पे टेंजेंट नहीं ड्रा होता है, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा होगा पॉइंट पे, नहीं होगा। हाँ, तो इस पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा होगा। हम यहाँ कह रहे हैं कि ये दो सरफेस जो आ रहे हैं, एक वर्टिकल वॉल है और यहाँ पे लिक्विड ऐसे फिल है। तो यहाँ पे थीटा क्या कह दोगे, 0 आएगा कि 90 आएगा? और अगर ऐसे सरफेस है तब क्या आएगा? गड़बड़ ना करो। हेमिस्फेयर है, अगर हेमिस्फेरिकल शेप में है तब लास्ट वाला। देखो बेटा, हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल है मतलब हेमिस्फेयर है अगर सरफेस, ऐसे हुआ ना, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड, ये तो वाटर है, सॉलिड लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ये हुआ टी टी डैश, बोलो बोलो, एंड सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस ये हुआ इनसाइड लिक्विड, इनके बीच एंगल कितना आया? 0। यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होगा। हम बोल दें वही ध्यान दे दोगे, ध्यान से समझो अपने आप जब एंगल ऑफ कांटेक्ट बताया। अब अगर ये एंगल ऐसे है तो यहाँ पे टेंजेंट हुआ ये सॉलिड सरफेस, थीटा 0 से ज़्यादा हुआ कि नहीं बेटा? ऐसे हुआ, थीटा और ज़्यादा हुआ, ये सरफेस ऐसे हुआ, तो किधर टेंड कर रहा है ये? 90 की तरफ। और जब स्ट्रेट ऐसे हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? 90। यही पहले बोला था, यही बोला था ना सोमेल? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? 90। जब ये फ्लैट ऐसे हो जाएगा, जब हेमिस्फेरिकल शेप में ऐसे हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट 0। ये सब आगे यूज होगा, ठीक है। और अगर मरकरी रहता और हेमिस्फेरिकल शेप में ऐसे होता तो यहाँ पे टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच तब 180 डिग्री कहते। हाँ, एंगल ऑफ कांटेक्ट। स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट। मिटाएं। हाँ बेटा, हाँ हाँ, इसकी बात कर रहे हो? तो यहाँ पे जैसे ये लिक्विड सॉलिड सरफेस क्या हुआ बेटा? ये लिक्विड सॉलिड सरफेस यही हुआ, तो लिक्विड सॉलिड सरफेस पे हमने टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये टी टी डैश हो गया, तो एंगल बिटवीन लिक्विड सॉलिड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड। तो सॉलिड सरफेस जो हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया तो ये हुआ,
अब सॉलिड सरफेस एक तो ऊपर का हो गया, एक नीचे हो गया, लेकिन कौन सा हमें सॉलिड सरफेस चाहिए? जो इनसाइड लिक्विड है। समझ में आया बात? तो इसलिए एंगल ये बताएंगे कहीं पे भी, टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, इनसाइड लिक्विड। अब अगर थिन ट्यूब किसी लिक्विड में हम प्लेस कर दें, सपोज वाटर में प्लेस कर दें थिन ट्यूब, थिन ट्यूब का मतलब हो गया कैपिलरी कहते हैं, जैसे स्ट्रॉ है उससे भी स्मॉल रेडियस का किसी लिक्विड में अगर हम प्लेस कर दें, उसी को कैपिलरी कहते हैं। तो हम कहेंगे कैपिलरी राइज इन लिक्विड। या राइज ऑफ लिक्विड इन थिन ट्यूब। कैपिलरी राइज और राइज ऑफ लिक्विड इन थिन ट्यूब, इन थिन ट्यूब। क्या होता है बेटा? ट्यूब, लेकिन हम थोड़ा सा दिखाने के लिए लार्ज रेडियस बनाएंगे, लेकिन ये बहुत कम होगा। ये वेसल है और इसमें हमने ट्यूब रख दिया। अगर वाटर है तो कुछ सरफेस ऐसे होगा, ठीक है बेटा। इसका रेडियस, ट्यूब जो है इसका रेडियस बहुत कम होगा, लेकिन हम थोड़ा सा बताने के लिए ऐसे कर रहे हैं। अब एक बात देखो कि यहाँ पे जब हम बात करें, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक। 1 पॉइंट पे पी एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे 2 कह दें, P2 कितना होगा? पी एटमॉस्फेरिक। इसके इनसाइड कहें, इसके इनसाइड कहें पी एटमॉस्फेरिक। अब बेटा यहाँ पे जब थिन ट्यूब होगा, ये ट्यूब थिन ट्यूब है, अगर लार्ज वेजल में, ध्यान देना बात को, अगर हम बेटा किसी लार्ज एरिया के वेजल में रखेंगे लिक्विड या वाटर कहें, तो एंड पॉइंट पे ऐसे होगा, बीच में फ्लैट होगा ना लिक्विड। अगर ये ट्यूब कम होगा, कम रेडियस होगा, तो इसके अंदर ऐसे होगा, रेडियस कम हो जाएगा। अगर ट्यूब का इसमें लिक्विड करेंगे तो इस तरीके से होगा। तो ये थिन ट्यूब है। अब दिखाने के लिए हमने थोड़ा ज़्यादा बनाया जिससे चीज़ें स्पष्ट रहें। अब देखो एक बात, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसको हम 0.3 कह दें। 3 पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा कि ज़्यादा? या सेम? टी एच सिग्मा इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये बेटा ट्यूब है जिसका रेडियस बहुत कम है। तो यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0, लेकिन जस्ट इनसाइड की बात करेंगे। अगर फ्लैट होता तो जो प्रेशर 1 पॉइंट पे होता वही प्रेशर इसके इनसाइड 2 पे होता, P1 = P2 होता। क्यों? क्योंकि P एटमॉस्फेरिक प्लस, अगर हम जस्ट इनसाइड लिखते तो जो भी लिक्विड होता इसकी डेंसिटी ρgh की वैल्यू क्या हो जाती? 0। तो P1 = P2 = P0 आ जाता है। ये समझ में आई बात बेटा? यहाँ पे इसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये कैसे हो गया? जैसे हम यहाँ पे दिखाएं, रेडियस ऑफ मेनिस्कस ये कह रहे हैं बेटा कि जैसे देखो ध्यान से, इस तरीके से लिक्विड हुआ, तो अगर ये मान लो इसकी रेडियस की बात किया जाए तो ऐसे कुछ होता, इसको कहेंगे रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये जो सरफेस बना, एक स्फीयर का पार्ट हुआ ना, इसका कहीं सेंटर होता, इसको हम कहते हैं R, तो इसको कहेंगे कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस।
और दूसरा होगा कि जो ट्यूब है, ट्यूब का जो रेडियस है स्मॉल आर, इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ ट्यूब। आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। समझ में आ रहा सब अच्छे से? रेडियस ऑफ मेनिस्कस और स्मॉल आर कहेंगे रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो जो ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है आर, कैपिटल आर कह रहे हैं, बुकलेट वगैरह में स्मॉल आर को कैपिटल आर ले रखा है, कैपिटल आर को स्मॉल आर, तो उससे टेंशन नहीं लेना। जब जो ज़्यादा बड़ा है तो जनरली हम लोग, जिसका रेडियस ज़्यादा होता है, हम जनरली कैपिटल आर लिखते हैं। तो ये आर है। तो अब ये बताओ, यहाँ एटमॉस्फेयर, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब 3 पॉइंट पे जाएंगे तो वो एक स्फेरिकल शेप ऐसे रहेगा, दूसरी एक तरफ एयर है, दूसरे साइड पे क्या है बेटा, वाटर है। तो 3 पॉइंट पे प्रेशर क्या कहोगे बेटा? कॉनकेव से जा रहे हैं बेटा, गड़बड़ नहीं करना, कॉनकेव से कॉन्वेक्स जा रहे हैं। तो पी नॉट माइनस 2T/R लिखोगे ना। ये बेटा ऐसे सरफेस है, ऐसे सरफेस है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ अगर P1 होता, इसके इनसाइड जाते तो क्या कहते बताओ? अगर कॉन्वेक्स से जाते तो इसके इनसाइड 2 पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखते? P1 + 2T/R1 R। और अगर हम यहाँ 2 पॉइंट पे P नॉट है, 1 पॉइंट पे लिखना चाह रहे हैं, तो हम P1 लिखेंगे P2 - 2T/R। दोनों एक ही बात आया कि नहीं? देखो 2, हाँ, तो ऐसे नहीं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सब आता हुआ गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको इसीलिए हम कई बार हाईलाइट कर देते हैं। जब कॉन्वेक्स से, अब खुद ऐसे सोचा करो कि ऑब्वियसली यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो इसका शेप ये होगा। कहीं पे भी लिक्विड है, लिक्विड हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जब तुम ऊपर से, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऊपर से ब्लो करो, एयर ब्लो करो, तभी तो ये कुछ ऐसे होगा। इसका मतलब यहाँ प्रेशर ज़्यादा हुआ, यहाँ ज़्यादा हुआ, तो जब इधर जाएंगे कॉनकेव से कॉन्वेक्स साइड में तो प्रेशर कम होगा, इधर से इधर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। समझ गए ना? तो अब यहाँ पे देखो कि 3 पॉइंट पे प्रेशर क्या हुआ, P नॉट से कम हुआ। 2 पॉइंट पे कहें, 1 पॉइंट पे कहें, जस्ट 2 डैश पे कहें, इसके नीचे यहाँ पे 1 डैश पे कहें, तो 1 डैश पे प्रेशर, 2 डैश पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक है। और 3 पॉइंट पे प्रेशर क्या है? कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इन रिजल्ट क्या होगा? लिक्विड रस करेंगे, लिक्विड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की डायरेक्शन में जाना चाहेंगे ना बेटा? बोलो। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब क्या होगा? अब देखो क्या होगा, इंटरेस्टिंग बात। अब जब ये रस करेगा तो इसका लेवल क्या होगा बेटा? ये लिक्विड यहाँ पे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, तो इधर लिक्विड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाना चाहेंगे और ये राइज करेगा लेवल। तो ये लेवल राइज किया, मान लिया H हाइट कर दिया, H हाइट राइज कर गया। अब एक बात देखना, यहाँ पे लिक्विड राइज कर गया, तब तक राइज करेगा जब तक कि प्रेशर 3 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे सेम ना हो जाए। सेम लिक्विड, अब जस्ट इनसाइड भी वही होगा, जस्ट इनसाइड भी वही होगा, तो सेम लिक्विड, कनेक्टिंग लिक्विड, सेम कनेक्टिंग लिक्विड एट सेम लेवल विल रिमेन, प्रेशर विल रिमेन सेम। समझ पा रहे हैं बेटा? तो ये जो है इस पॉइंट पे हम ये हाइट H कहते हैं। अब कोई कह सकता है कि सर यहाँ से H होगा कि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से होगा, तो ये बेटा बहुत ही कम हाइट होगा, तो इसको हम H यहीं से ले सकते हैं, कहीं से भी ले लें, मतलब समझ रहे हो, ये वैल्यू बहुत कम होगी। ये बेटा
ऐसे सरफेस हो गया। अब ये हाइट लें, ये हाइट लें, और जो ये एच हाइट की बात कर रहे हैं, ये एच हाइट तो ज़्यादा है ना, तो ये वैल्यू यहाँ से लें यहाँ पे, तो ये हम यहाँ से एच ले रहे हैं। और अब क्या कह दोगे, ध्यान देना 3 पॉइंट पे। अब देखो इधर से प्रेशर यहाँ P0 एटमॉस्फेरिक है, देखो तब तक यहाँ पे लिक्विड रस करेगा जब तक 3 पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, P0 जस्ट इनसाइड लिखो, यहाँ से चलो, यहाँ से हम, हाँ P0 जस्ट इनसाइड कहेंगे तो P0 माइनस 2T/R, R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, प्लस फिर इधर जा रहे हैं ρGH। समझ में आ रहा है बेटा, कितना प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी, कितना राइज हुआ, कितना राइज हुआ, तो H की वैल्यू आ जाएगी। तो H आ जाएगा P0 P0 कैंसिल हुआ, H आ जाएगा 2T/ρGR। कहीं कहीं पे T की जगह सिग्मा लिखा जाता है, TR सिग्मा, तो H को हम कह देंगे 2 सिग्मा सरफेस टेंशन ρGR। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अब हम रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ ट्यूब में रिलेशन भी बता सकते हैं। रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मेनिस्कस में रिलेशन बता सकते हो। स्मॉल आर को मानो रेडियस ऑफ ट्यूब। सो मिले, एक बार ट्राई करो बेटा। अंजनी, अंजलि, एक बार ट्राई करो, देखो कितना इंटरेस्टिंग, अच्छी बात, रिजल्ट निकल के आ रहा है। जानवी, कितना क्या होगा रिलेशन स्मॉल आर कैपिटल आर में? वेरी गुड। थीटा इज एंगल ऑफ, थीटा क्या है बेटा? एंगल ऑफ फैक्टर बाई 2, एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा क्या होगा? देखो यहाँ पे मिटाएं बेटा इसको, रिलेशन हम बता रहे हैं। देखो ये तो एक तरीका हुआ, फर्स्ट मेथड इसको कह सकते हैं। पहले रेडियस में रिलेशन बता दें। देखो रेडियस ऑफ मेनिस्कस थोड़ा लार्ज बना रहे हैं, ये बेटा हुआ रेडियस ऑफ मेनिस्कस। रेडियस ऑफ मेनिस्कस अगर ऐसे स्फेरिकल होता तो ऐसे होता, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा R। अब एक बात देखो, अगर इस पे हम टेंजेंट ड्रा करें, सॉलिड लिक्विड सरफेस, टेंजेंट और सॉलिड सरफेस, इनके बीच का एंगल हो गया थीटा, हुआ बेटा। और ये देखो ये जो रेडियस हुआ वो स्मॉल आर क्या हुआ, रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब हुआ। तो रेडियस ऑफ ट्यूब यहाँ पे देखो, ये कैपिटल आर है, ये हुआ स्मॉल आर, और ये एंगल है आपका थीटा, ये पॉइंट ओ कहते हैं। समझ पा रहे हैं बेटा? ये थीटा हुआ तो ये कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। और ये रेडियस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर हुआ तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखो,
ये कैपिटल आर हुआ, रेडियस ऑफ मेनिस्कस स्मॉल आर, रेडियस ऑफ ट्यूब ये 90 है, ये एंगल थीटा है। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कैन बी रिटन एज कॉस थीटा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर कॉस थीटा, या कैपिटल आर की जगह लिख सकते हैं स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। समझ में आया बेटा सब अच्छे से? तो एच लिख सकते हो 2t अपॉन रो जी, कैपिटल आर की जगह लिख सकते हो स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। तो 2t कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर। तो इसी को कह सकते हो h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। और थीटा अगर 0 हो गया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 1। और थीटा 0 कब होगा? जब ये हेमिस्फीयर हो जाए। ध्यान देना, जब ये हेमिस्फेरिकल हो जाए, तो हेमिस्फेरिकल जब होगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों सेम हो गया ना बेटा। स्मॉल आर कैपिटल आर सेम हो गया, बात भी सही है। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा हो गया 0, थीटा हो गया 0। तो फॉर थीटा 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट 0, h इज इक्वल टू 2t अपॉन रो जी स्मॉल आर लिखें, या h इज इक्वल टू 2t अपॉन रो जी कैपिटल आर लिखें। क्लियर बेटा? या इसी को h इज इक्वल टू 2t अपॉन रो जी कैपिटल आर। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरे तरीके से कैसे बता सकते हैं वो भी जान लो। मिटाएं इसको बेटा, तो राइज कर जाएगा। अब एक बात हमारी ध्यान दो यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू अगर बेटा 0 से 90 के बीच होगा वाटर और ग्लास के लिए तो h पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा की वैल्यू 120 हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया, 180 से कम हो गया, जैसा कि मरकरी और ग्लास के लिए था, तो इन केस ऑफ मरकरी एंड ग्लास तो एच निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा मतलब वो और सरफेस से नीचे चला जाएगा, राइट? अगर यही मरकरी हो जाएगा, अगर यही मरकरी में हम प्लेस कर दें ट्यूब को, तो ये जो है मरकरी में है, तो इसको कह देंगे H, ये डिक्रीज कर गया, निगेटिव आ जाएगा। दिस इज ग्लास एंड दिस इज मरकरी, तो H की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर मरकरी एंड ग्लास, तो ये बात आ जाएगी। अब देखो सेकंड मेथड बेटा, सेकंड मेथड हम क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, जानना ज़रूरी है। तो जैसे अगर हम कह दें कि ये ट्यूब है बेटा, ट्यूब का हम फिर बता रहे हैं रेडियस बहुत कम है, बहुत कम दिखाएंगे तो जो बताना चाह रहे हैं रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ ट्यूब तो दिखेगा ही नहीं। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो सरफेस होगा लिक्विड का, ऐसे कुछ हुआ और इसके अंदर लिक्विड है, इस सेम लेवल पे,
ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे हम कह दें कि टी सरफेस टेंशन किधर एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन किधर एक्ट करेगा, ये सरफेस टेंशन जो होगा वो इसके टेंजेंट होगा। मतलब ध्यान देना हमारी बात को, इसका अगर हम टॉप व्यू देखें, ये हम बात बना रहे हैं, तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा वाटर सरफेस। एक स्फीयर का एक पार्ट दिखेगा, जैसे एक स्फीयर है, इसका एक पार्ट दिखेगा और यहाँ पे इसका सरफेस ऐसे दिखेगा, इस सर्कुलर, और ये ऐसे रहेगा। और सरफेस टेंशन जो इस पे एक्ट कर रहा होगा, ध्यान देना, वो इसके टेंजेंट डायरेक्शन में, टेंजेंट डायरेक्शन में। सरफेस से जो अट्रैक्टेड है तो ऐसे टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। मतलब जैसे ऐसे सरफेस होगा, जैसे स्फीयर के एक पार्ट होगा स्फीयर का, तो इसके सरफेस पे देखो पेन से जो दिखा रहे हैं, ऐसे टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट, ऐसे। हेमीस्फीयर होगा तो हेमीस्फीयर पे पूरा वर्टिकल ऐसे रहेगा जब जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। समझ पा रहे हो बेटा? जैसे स्फेरिकल सरफेस स्फीयर की एक पार्ट है, तो इस पर हम कहेंगे टेंजेंट, इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन लग रहा है, यही इधर लग रहा है, यही इधर लग रहा है, यही इधर, तो ऐसे सरफेस टेंशन जो लग रहा होगा, पेन से हम समझाना चाह रहे हैं, तो ये जो है कुछ इस तरीके से ऐसे चल रहा होगा, स्फीयर के एक पार्ट पे लग रहा होगा। जैसे स्फीयर है, स्फीयर के एक पार्ट है सरफेस, तो उस पर ऐसे लग रहा होगा, जो 3 पेन से दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे एक डायरेक्शन में हो जाएगा सरफेस टेंशन। यही हेमीस्फीयर होगा, जब एंगल कांटेक्ट जीरो होगा तो ये ऐसे वर्टिकल लग रहा होगा ना। समझ पा रहे हो नहीं, ये बताओ। नहीं समझ पा रहे हो? देखो ये स्फीयर तो नहीं है, ध्यान देना, ये स्फीयर तो नहीं है, इसको स्फीयर का एक सरफेस मान लो। तो ऊपर से क्या दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा स्फेरिकल सरफेस का। हाथ से देखो, पीछे स्फीयर का एक पार्ट है, तो ये सर्कुलर दिखेगा ऋत्विक। अब जब ये दिखेगा तो यहाँ पे देखो, इस पे फोर्स जो लग रहा होगा, ये समझ पा रहे हो, ऐसे लग रहा होगा टेंजेंट, सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा होगा, ऐसे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा होगा। ये रेड पेन को देखो, रेड पेन को देखो, तो स्फीयर है, स्फीयर का पार्ट कैसे लग रहा होगा, स्फीयर के पार्ट है, तो ये स्फीयर के एक पार्ट है, तो इस पर ऐसे टेंजेंट लग रहा होगा। समझ पा रहे हो? तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे कर्व पार्ट में ऐसे बन जाएगा, ये सरफेस टेंशन का डायरेक्शन है, स्फीयर का एक पार्ट है। समझ गए? यही अगर हेमीस्फीयर होता, हेमीस्फीयर होता, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर इधर ना होकर के, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर थीटा नहीं होता, थीटा जीरो होता, तो ये वर्टिकल लग रहा होता, तब वर्टिकल इसके सरकमफ्रेंस पे लग रहा होता। समझ पा रहे हो बात को सोमेल? सरफेस टेंशन किसके कारण आएगा बेटा? देखो ध्यान से, टी इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा कैंसिल हुआ, तो इसके कारण जो लिक्विड है वो किधर राइज करेगा, टी कॉस थीटा के कारण। अगर डाउनवर्ड लग रहा होता तो ये सरफेस नीचे चला जाता ना बेटा, तो ये सरफेस नीचे चला जाता। तो इस पे जो हम कह रहे हैं स्मॉल आर, और ये बेसिकली रेडियस ऑफ मेनिस्कस है कैपिटल आर, तो इस पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स, वही इसको राइज कराएगा, वही इसको राइज कराएगा। और ये कितना हो जाएगा, टी, ये एंगल कह दिया जाए थीटा, इस पे टी लग रहा है, ये थीटा, तो यही राइज कराएगा। तो हम कहेंगे टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, टी कॉस थीटा इंटू, अब ये बेटा इसका सरफेस कितना हुआ, सरकमफ्रेंस पे लग रहा होगा पूरे। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो टी कॉस थीटा इंटू रेडियस ऑफ ट्यूब कितना है, 2 पाई आर। समझ में आई बात बेटा?
ये वर्टिकल डायरेक्शन में गया, टी कॉस थीटा तो कैंसिल, टी साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में इक्वल एंड अपोजिट है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम कह देंगे टी कॉस थीटा इंटू 2πr इज इक्वल टू, यही फोर्स इसको राइज कराएगा, अब ध्यान देना, ये राइज कराएगा तो πr² इंटू एच, मान लो एच हाइट तक राइज किया लिक्विड, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर देगा। समझ गए बेटा? मरकरी के केस में क्या होगा, मरकरी के केस में सरफेस टेंशन इधर लग रहा होगा, इसीलिए मरकरी के केस में इसको नीचे ले जाएगा। कौन ले जाएगा? सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट। समझ गए बात? हाँ बेटा, सरकमफ्रेंस पे लग रहा है तो लिक्विड, ये हमने बताया था ना कि लिक्विड का जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच फॉर्म में है। क्या है? जैसे एक आप चद्दर ले लो, चद्दर मतलब उसको 4 लोग पकड़ के उस पर कुछ लोड रख दो, 4 लोग पकड़ के उसको एक शेप में ऊपर खींच के ले जा रहे हैं, खींचे रहोगे तो हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेच रहेगा ना। तो सरफेस पे जब उस पर फोर्स लग रहा है तो लिक्विड क्या है, अटैच्ड है, तो उनके बीच कोहेसिव फोर्स है हर मॉलिक्यूल के बीच ना, तो हर एक मॉलिक्यूल अटैच्ड है, कोहेसिव फोर्स है। तो जब उसको किनारे से वो लेके ऊपर जा रहा है तो लिक्विड पार्टिकल भी चले जा रहे हैं। कब तक जा रहे हैं, कब तक, कितनी हाइट तक जाएंगे? जब ये प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसको हाइट पे राइज की बहुत कम, ये हाइट ज़्यादा होगी, रेडियस बहुत कम होगा। ये जो हमने सिलेंडर बड़ा सा बना दिया दिखाने के लिए, नहीं तो दिखता नहीं, इसलिए ऐसा तुम्हें लग रहा है। बहुत छोटी पाइप होगी तो राइज कर जाएगा और एच भी कम ही होता है। तो इसको हम कह दें पाई कैंसिल हुआ, स्मॉल आर कैंसिल हुआ, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 2t cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल आर। अभी हमने देखा स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा को कैपिटल आर लिखा था, रिलेशन बताया था ना बेटा। तो 2t अपॉन रो जी कैपिटल आर है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो हम कहेंगे r cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो इससे भी यही आ गया, डिराइव हो गया, दोनों एक ही बात है। ठीक है, बोलो बेटा, बोलो। मरकरी में? अरे नहीं बेटा, देखो तुम ध्यान नहीं दिए फिर। देखो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही, कोई भी डाउट रहे एकदम पूछना चाहिए। देखो बेटा, इसमें सरफेस ये था, देखो मरकरी में बेटा ये सरफेस होगा, कुछ इस तरह होगा। यहाँ पी एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी पी एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पी एटमॉस्फेरिक है। मतलब ये ट्यूब का हम क्या दिखा रहे हैं बेटा, ये ट्यूब का रेडियस बहुत कम है। देखो ऋत्विक बेटा, समझ में आ रहा अच्छे से? गुड। ये ऐसे है, इसके अंदर ट्यूब है, ऐसे। यहाँ पे देखो कि मरकरी ऐसे है। अब यहाँ पे प्रेशर कितना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इज पी एटमॉस्फेरिक, ये पूरा मरकरी है। अब इसके इनसाइड बात करेंगे बेटा, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके इनसाइड प्रेशर कितना हो गया,
पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस 2T/r, आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो हायर प्रेशर से लिक्विड रस करेगा। कहाँ रस करेगा? लो प्रेशर के डायरेक्शन में। बोलो, तो यहाँ से जाना शुरू करेगा तो क्या होगा? इसका लेवल डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? P एटमॉस्फेरिक प्लस 2T/r। इस पॉइंट पे प्रेशर हुआ, या इसके जस्ट बाहर कहें P एटमॉस्फेरिक हुआ कि नहीं? यहाँ पे कहीं पे भी, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए रस किया नीचे। तब तक रस करेगा कि जब तक हम कह दें कि यहाँ पे जो प्रेशर है ये इसके बराबर ना हो जाए। यहाँ पे कहीं देखो सेम लिक्विड, अब इस पॉइंट पे कह दें तो H डेप्थ पे जाए तो कितना कहोगे? P0 प्लस ρgh, P0 कैंसिल हुआ, H आया ना बेटा, ये जो डिक्रीज किया है। तो ऐसे कह सकते हो, या वही सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगा वो हम कह सकते हैं, इस पे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा T cos थीटा इंटू 2π स्मॉल r डाउनवर्ड, तो इसको यहाँ पे डाउनवर्ड ले जाएगा। स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया। अगर मान लो कि जो वाटर और लिक्विड सरफेस में हमने पाइप रखा और H हाइट तक राइज कर रहा है लिक्विड, वाटर मान लो लिक्विड राइज कर रहा है H हाइट तक, H की वैल्यू है 2T अपॉन ρg कैपिटल R। ठीक है, अगर मान लो उसकी हाइट उससे कम हो तब क्या होगा? बोलो बेटा। अगर उसकी हाइट कम हो जाए तब क्या होगा? if capillary is having insufficient height, if capillary is having insufficient height, तब क्या कहेंगे? मतलब बेटा ये हो गया, वेसल हो गया। अगर ये वाटर राइज करता तो सरफेस टेंशन T था, H होता 2T अपॉन ρgr, R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, या H को कहते हैं 2T cos थीटा अपॉन ρg स्मॉल r। स्मॉल r इज रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। अगर हम कह दें H डैश इसकी हाइट हो गई, H डैश, वेयर H डैश इज लेस देन H, तब क्या होगा? ये लिक्विड बाहर निकलने लग जाएगा। नहीं निकलेगा। देखो क्यों नहीं निकलेगा, ध्यान देना। अगर ये इसका रेडियस R कह दें, अब ध्यान देना बेटा, R रेडियस पे लिक्विड पहुंचा जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके अंदर प्रेशर कितना हुआ? P0 माइनस 2T/r, इसके जस्ट इनसाइड 1 पॉइंट पे प्रेशर हुआ, और प्लस हम कह दें टोटल यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर लिखें 2 पे, और यहाँ पे हम कहें 1,
इसको हम कहें 1, तो 2 पॉइंट पे प्रेशर लिख रहे हैं P0 माइनस 2TR प्लस रो जी एच। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना है, रो जी एच डैश ये P1 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एच डैश एच से कम है। अगर ये एच डैश की वैल्यू एच के बराबर होती तब तो हम कह देते P1 के बराबर होता P0 ना। तो ये प्रेशर क्या हुआ? P2 जो हुआ, P2 बताओ P1 या हम कहें P0 से कम है ना? बोलो। नहीं, ये नहीं समझ में आया बेटा? अगर ऋत्विक बोलो बेटा, समझ में आ रही बात? अगर यहाँ P एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे ये H हाइट होता तो 2 पॉइंट पे जो प्रेशर होता 2 पॉइंट पे, वो फिर यहाँ पे हम प्रेशर इसके बराबर कर देते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यहाँ H डैश की वैल्यू कम है H से कम है, तो इसका मतलब 2 पे जो प्रेशर आया 1 से कम होगा। 1 से कम होगा बेटा, तो इसका मतलब 1 पे प्रेशर अभी ज़्यादा है। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान से समझो बेटा। 1 पे प्रेशर ज़्यादा है, 1 पे प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से लिक्विड रस करेगा, यहाँ से लिक्विड रस करेगा और इसकी हाइट बढ़ाना चाहेगा। अब इसके पास हाइट है नहीं, ध्यान देना। इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या था बेटा? कैपिटल R। तो अब जब यहाँ से लिक्विड रस करेगा तो ये देखो सरफेस ऐसे हो जाएगा। ध्यान देना हमारी बात को। ब्लू पेन से दिख रहा है बेटा दूसरी लाइन? जो हमने दूसरी लाइन बनाई वो दिख रहा है? देखो, पहले ये था, इसको हम कह दें कैपिटल R है। अब जब ये रस करेगा, बिल्कुल सही बात है, तो इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो कैपिटल R था अब कुछ ऐसे हो गया, R डैश हो जाएगा। ध्यान देना, R डैश। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो होगा अब R डैश का, वो R डैश हो गया। R डैश की वैल्यू R डैश इज ग्रेटर देन R। तो ये जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस इनसफिशिएंट हाइट होगा तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ जाएगा। रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ने से 2 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, अब P2 डैश कह दें तो P0 माइनस 2T अपॉन R डैश प्लस रो जी एच डैश। देखो R डैश कम, R डैश की वैल्यू बढ़ गई। ये P2 डैश की वैल्यू बताओ। P2 डैश जो अब 2 पॉइंट पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ने के बाद प्रेशर एट पॉइंट 2 डैश आफ्टर इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस, आफ्टर इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस, लेट प्रेशर बी P2 डैश। तो P2 डैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज P2 के तुलना में? पहला 2 टर्म सेम है, ये निगेटिव वाला टर्म कम हो गया तो P2 डैश बढ़ गया। P2 डैश बढ़ गया सच दैट कि ये किसके बराबर हो जाए? P0। समझ में आ गई बात बेटा? तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ जाएगा तो 2 पॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ गया तो हम कहेंगे रो जी एच डैश इज इक्वल टू 2T बाई R डैश, या यहाँ से कहेंगे H डैश R डैश इज इक्वल टू, चलो पहले H डैश लिख देते हैं, H डैश इज इक्वल टू 2T अपॉन रो जी R डैश। तो बेटा R डैश और H डैश वेरिएबल है, सरफेस टेंशन सेम रहेगा। वाटर कोई भी लिक्विड और सॉलिड के लिए डेंसिटी सेम रहेगी, G सेम रहेगी। तो H डैश R डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। समझ में आई बात बेटा? H डैश R डैश क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। H डैश R डैश कांस्टेंट हो जाएगा। तो H डैश R डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, H डैश R डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी बात। ठीक है यहाँ तक की बात?
अब देखो इसका मतलब हुआ कि एच डैश आर डैश इज इक्वल टू एच आर। इफ आर डैश इज ग्रेटर देन आर तो एच विल बी लेसर देन एच डैश। तो एच डैश की वैल्यू कम होगी तो इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस विल इंक्रीज। सिंपल सी बात, समझ में आ गया बेटा सबको? बाहर नहीं निकलने लग जाएगा, ऐसे निकलने लग जाए तो मेनिस्कस लगा करके ग्राउंड फ्लोर से लगा के फर्स्ट फ्लोर पे पानी ले जाए, फिर फर्स्ट से सेकंड अपने आप एनर्जी कंजर्वेशन ही गायब हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना हमारी बात? कभी भी फ्लो आउट बाहर नहीं करेगा। क्लियर सबको? बोलो बेटा। मैं कह रहा हूँ बेटा कि कभी भी ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ जाएगा लेकिन ये लिक्विड बाहर नहीं जाने लग जाएगा। नहीं तो क्या होगा, लिक्विड बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो क्या होने लग जाएगा कि जैसे हम टैंक नीचे रख दें और पतली पतली कैपिलरी ट्यूब रख दें 10-10 मीटर की या 5-5 मीटर की या 10-10 सेंटीमीटर जितना भी जा पाए। एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। रेडियस सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा। हमारी बात समझ रहे हो? तो हम दूसरी जगह अगर फ्लो करने लग जाए तो हम किसी हाइट पे ले जाए कि लिक्विड को दूसरे एक वेजल में हम उसको इकट्ठा कर लें, फिर वहाँ से कैपिलरी लगा करके और हाइट पे ले जाएं। तो ऐसे एक बार लगा दे कैपिलरी सिस्टम तो नीचे से पानी ग्राउंड फ्लोर से 12th फ्लोर तक लेते जाए कैपिलरी यूज करते हुए, तो कभी लिक्विड कैपिलरी से बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ग्राउंड फ्लोर पे वाटर है उसको 12th फ्लोर तक ले गए तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। बोलो। तो हम पंप यूज करते हैं ना बेटा, उसको पानी को ऊपर ले जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, जनरेटर यूज होता है, या हम कहीं पे डैम बनाते हैं, वाटर फ्लो को रोकते हैं, फिर उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो जाएगा कि वाटर अर्थ से किसी हाइट तक लेते गए अपने आप, तो आर केवल चेंज होगा, वो वाटर फ्लो नहीं करेगा। समझ गए बात? क्लियर बिल्कुल? अब अगर हम कहें कि मान लो एक कैपिलरी ट्यूब है, एक कैपिलरी ट्यूब ले रहे हैं और इसमें हम कह रहे हैं कि इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब मतलब इसका थिकनेस कम है। अब वही बेटा थोड़ा दिखाने के लिए ज़्यादा बना रहे हैं। इसके अंदर वाटर अगर फिल कर दिया गया, लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो है, तो इसका हम कह दें कि अगर दोनों साइड दोनों एंड पे ओपन है, पतली ट्यूब होती है, अगर हम लिक्विड में डिप करके उसको बाहर निकालें तो देखते हैं कुछ लिक्विड पार्ट उसके अंदर रह जाता है। ऐसा कभी देखा है? नहीं ध्यान दिया। तो ये कहा जाए कि अगर कैपिलरी ट्यूब है तो इसके अंदर मैक्सिमम हाइट कितना इसके अंदर हो सकता है। कोई भी लिक्विड है तो सरफेस ऐसे होगा, या लिक्विड इसके अंदर अगर है तो सरफेस ऐसे होगा, या लिक्विड इसके अंदर है ये हम कह दें तो सरफेस ऐसे होगा। किस तरीके की सरफेस होगा? तो देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर मान लिया लिक्विड है और दूसरा सरफेस इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। रेडियस ऑफ R1 R2 R एंड R2 R रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और इसके अंदर कोई लिक्विड है। T इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हमें पता नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब वही बात है कि आर की वैल्यू बहुत कम होगा, जो रेडियस होगा बहुत कम होगा कंपेयर टू डिफरेंस इन हाइट। तो ये नहीं कि यहाँ से लें यहाँ से लें, इनके बीच एच ले लें। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ से हम इधर मूव कर रहे हैं तो प्रेशर कितना होगा, P0 माइनस 2T/R1। इधर आ गए, बोलो। फिर यहाँ से यहाँ पे हम जा रहे हैं प्लस ρGH, ये भी समझ में आया बेटा सबको?
यहाँ पहुँच गए, फिर इसके बाद इधर कहीं पे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो यहाँ क्या कहोगे प्रेशर, हाँ +2T/, इज इक्वल टू, फिर यहाँ आ गए P0। यही तो हुआ ना बेटा, तो P0 कैंसिल हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं ρGH इज इक्वल टू 2T 1/R1 माइनस 1/R2। अब हम यहाँ पे कहते हैं H इज इक्वल टू 2T अपॉन ρG 1/R1 माइनस 1/R2। अगर R1 R2 पता रहेगा तो हाइट बता सकते हैं, बोलो। अब मैक्सिमम अगर हम कहें H मैक्सिमम क्या होगा, तो H मैक्सिमम के लिए एक बात देखो कि जो रेडियस ऑफ इसका मेनिस्कस होगा, ध्यान देना हमारी बात को, रेडियस ऑफ मेनिस्कस रेडियस ऑफ ट्यूब के बराबर हो जाए, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाए, 0। क्यों 0 हो जाए, बोलो बेटा। हाँ, ये जो है ध्यान देना, आर की वैल्यू इनवर्स में, एच मैक्सिमम तब होगा जब आर की वैल्यू मिनिमम हो। तो मिनिमम में हम कहते हैं कि जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ ट्यूब है वो सेम हो जाए। इससे कम होगा अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस, तो अपने आप ये लिक्विड नीचे चला जाएगा ना, इससे कम होगा तो ऐसे तो लिक्विड रहेगा नहीं। मैक्सिमम यही है कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाए, R1 के। समझ पा रहे हो ये बात। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि H की वैल्यू लिखें, H इज इक्वल टू 2T/ρG 1/R1, R1 कह दें R, माइनस R2 क्या हो जाए H मैक्सिमम के लिए, फॉर H मैक्सिमम लिखना चाह रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ से कहानी शुरू कर रहे हैं, अभी H मैक्सिमम नहीं कह रहे हैं, माइनस, इसका मतलब R2 की वैल्यू क्या हो जाए, ये सब्ट्रैक्ट है तो ये वैल्यू क्या हो जाए, देखो ध्यान से, R2 की वैल्यू बेटा, अगर ये इंक्रीज किया R2 तो H बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अगर ये इंक्रीज किया R2 इंक्रीज कर रहा है तो H बढ़ रहा है, R2 इंक्रीज करेगा तो ये डिफरेंस वाला टर्म डिक्रीज होगा। एक समय आएगा R2 इनफाइनाइट हो गया, फ्लैट हो गया, तो यहाँ से H क्या आएगा, 2T/ρGR, where R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये H आया, ऐसा भी हो सकता है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, इधर कहीं पे रेडियस आ जाए, तब R2 को क्या कहोगे, -R2 कहोगे। ध्यान दो, जब इधर से जाते तो ये केव से कॉन्वेक्स होता ना, तो इस रिजल्ट में क्या लिख सकते थे, अगर ये R2 हो गया तो H कह देते 2T/ρG 1/R प्लस 1/R2। अब R2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती, R2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, R2 मिनिमम होगा तो H मैक्सिमम होगा। R2 की भी मिनिमम जो होगा वो कितना हो सकता है, R2 जो होगा R होगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस होगा, तभी हम कहें कि इसका जो है ये H मैक्सिमम हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो H की वैल्यू कह दें तो 2T/H की वैल्यू लिख दें, इसके बाद इधर लिख रहे हैं H लिख दें, क्या हो जाएगा 2T/ρG 2/R, तो H आएगा 4T/ρGR, H आएगा 4T/ρGR, H आएगा 4T/ρGR। ये हो गया H मैक्सिमम हाइट इन कैपिलरी व्हेन बोथ एंड आर ओपन, तो ρGR ये वैल्यु हो गई। और R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस कहें या रेडियस ऑफ ट्यूब कहें, 4T/ρGR सिंस R इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है बेटा।
ये वैल्यू आ गई। तो ये चीज़ समझ में आया। तो इसका मतलब व्हेन बोथ एंड आर ओपन, तो ये भी सेफ हो सकता है, अपर वाला तो कॉनकेव ही रहेगा। दूसरा हम कहें ये भी सेफ पॉसिबल है लिक्विड का मेनिस्कस ये कैपिलरी में, और तीसरा हम कहें तो ये भी सेफ पॉसिबल है। सब पॉसिबल है कि नहीं तीनों? कभी कभी ये भी पूछा जाता है कौन कौन से सेफ पॉसिबल हैं किसी ट्यूब में। क्लियर बिल्कुल अच्छे से? ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।